तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। 2022 की क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर कहाँ का है? तो ये डीडीयू का है। डीडीयू यूनिवर्सिटी जो 2022 में कराई थी, उसी क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि पूरा का पूरा आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी का मैं चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी पूरी मदद की जाएगी। आप चाहे पढ़ाई हो, चाहे काउंसलिंग हो, कहीं भी हो, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लो। या फिर अगर कोई समस्या होती है तो हमारे पर्सनल नंबर, केवल एग्रीकल्चर के छात्र इस पे जो है मैसेज करें और उनका जो है पूरी समस्या का समाधान किया जाएगा। 9140233576 जो है उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो है जानकारियाँ प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले इस वीडियो का हम लाइव ले रहे थे, जिसमें नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए ये वीडियो जो है अब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा रहा है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड और लाइव में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड, एक कंटेंट वही मिलना है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि 1674 से 1771 ईस्वी में पौधों के पोषक तत्वों को कई प्रयोग किए गए और हार्सविंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब प्रकाशित की गई। जो हार्सविंग हस्बेंड्री है, यानी HHH हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 3 बार H, हार्सविंग हस्बेंड्री, ठीक। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसके जो लेखक हैं जेन्थ्रो टूल है, ऑप्शन नंबर सी। ये एक और किताब लिखे थे खरपतवार नामक, ठीक है। खरपतवार नामक क्या लिखे थे? एक बुक लिखे थे, ठीक। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 9वां का सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे हम लोग बातें करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। देखिए दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कह रहा है कि खरीफ, रबी एंड जायद वर्ड बिलोंग टू, यानी जो खरीफ, रबी और जायद 3 ऋतुएं होती हैं, 3 सीजन्स होते हैं एग्रीकल्चर में। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो खरीफ ऋतु से एग्रीकल्चर जो सेशन चलता है वो चलता है, ठीक है। ये जो है ये किस भाषा का शब्द है? देखिए खरीफ, रबी और जायद, इसीलिए हम आपको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे जायद लिखा है, कई बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। ये सब इंग्लिश में क्वेश्चन दिए जाते हैं प्रोफेसर्स के द्वारा, और जो ये टाइपिंग की जाती है ये गूगल ट्रांसलेट होता है। इसलिए आप लोग इंग्लिश भी पढ़ते जाइएगा, हिंदी भी पढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें कि खरीफ, रबी और जायद किस वर्ड से, किस भाषा से लिया गया है, तो ये अरबी है। और एक और शब्द है मौसम, ठीक है। मौसम भी जो है अरबी भाषा का शब्द है, ठीक। ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बातें करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि जो है कि आपका ये जो सेशन है हर बच्चे तक पहुंच पाए और हर बच्चे का भला हो पाए, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा कि क्लाइमेट पेरिटेंस टू ए, यानी जो जलवायु है वो किससे संबंधित है? जलवायु संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे 2 शब्द आते हैं, पहला आता है जलवायु, ठीक, दूसरा आता है मौसम, ठीक। आप लोग क्या बोलते हैं? यार आज मौसम बहुत अच्छा है, यार आज मौसम बहुत बेकार है, इस तरीके से बोलते हो ना? तो कैसे बोलते हो, कैसे बोलते हो? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा, तो हम बता रहे हैं। देखिए मौसम जो है कैसे बोलते हैं? यार आज रेनफॉल हो गया, क्या हो गया? रेनफॉल हो गया। तो कहते हो यार मौसम चेंज हो गया, बोलते हो ना? तो वही जो है, देखिए ये रेनफॉल हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? धूप हो गया, ये शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया। यानी जो मौसम है, यहाँ से देखिए ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, अल्पकालिक है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। और यहीं अगर जलवायु की बात कर लें, ये लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, ठीक है। किसी पार्टिकुलर एरिया में जो शॉर्ट होता है, मतलब शॉर्ट
होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मौसम। और वहीं पे अगर लांग हो तो क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बातें करते हैं। देखिए आगे आपसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा कि पारा बैरोमीटर के सिद्धांतों की खोज किसके द्वारा की गई थी। जो पारा बैरोमीटर्स है उसके सिद्धांत जो हैं, क्या हैं सिद्धांत, वो किसके द्वारा खोज की गई थी। पारा बैरोमीटर के सिद्धांत जो हैं किसके द्वारा खोज की गई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, टोरिसेली, अरस्तु, प्लिनी और गैलीलियो। तो टोरिसेली जो है ये पारा बैरोमीटर के सिद्धांतों की खोज किए थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बातें करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो है ये आपको क्वेश्चन पेपर जो 2022 का है ये 2 पार्ट में कराया जाएगा, पार्ट 1 एंड क्या सेकेंड, ये 2 पार्ट में कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन क्या है सेकेंड पार्ट में करा दिए जाएंगे। ठीक, चलिए आगे हम लोग बातें करते हैं। कह रहा है कि हवा के वेग को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं, यानी जो हवा की वेग होती है उसको हम लोग नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। देखिए अगर हवा की दिशा यहाँ पूछता तो हवा की दिशा हम लोग विंड वेन से नापते हैं। किससे नापते हैं, विंड वेन से। ठीक है, विंड वेन से क्या नापते हैं, हवा की दिशा नापते हैं, मतलब किस दिशा में हवा जा रही है इसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं विंड वेन से। अगर यही बात करें कि विंड की वेग यानी विंड वेलोसिटी किससे मेजर करते हैं तो वो किससे करते हैं, एनीमोमीटर से करते हैं। देखिए अब यहाँ से जो है आपको दिमाग ये लगाना, ये नहीं कि मैं जो बता दिया बस सर बता दिए हो गया, ऐसे नहीं करना है। अब यहाँ से जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे क्या मापते हैं ये चीज़ें आप लोगों को खुद से पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग खुद से पढ़िएगा और रटिएगा पढ़िएगा, तो इससे क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। चलिए आगे हम लोग बातें करते हैं, अगले क्वेश्चन के तरफ बातें करते हैं। कह रहा है द टर्म पीईटी वाज कोइनेटेड बाय, यानी जो पीईटी शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था। देखिए हिंदी अगर पढ़ेंगे तो कुछ अजीब हिंदी दिखा रहा है, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश आप लोग जरूर पढ़िएगा। देखिए पीईटी जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, पीईटी जो है किसके द्वारा दिया गया था। ठीक, पहला ऑप्शन है सरकार और विश्वास, दूसरा ऑप्शन है हैग्रीव्स, तीसरा ऑप्शन है थार्नवेट, चौथा ऑप्शन है मेंडल। तो अगर इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो थार्नवेट जो है इसका पीईटी शब्द जो थे टर्म दिए थे, क्या दिए थे, टर्म। ठीक, क्या दिए थे, टर्म दिए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बरसात का दिन कहा जाता है जब 24 घंटे में बारिश होती है। यानी जो 24 घंटा होता है, 24 घंटा 24 आवर्स होते हैं, उसमें जो बारिश होती है कब हम लोग कह देंगे कितना बारिश हुई। तो अगर हम बात करें जो है कितना हम बोलेंगे, अगर इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आपका पेपर 19 तारीख को है और हमने आज जो है आज यानी 17 तारीख को पेपर हमने आपका करा दिया है। उसे कितने बच्चों ने दे दिया है, जो बच्चे नहीं दिए हैं उनको लिंक एक प्रोवाइड की गई होगी, उस लिंक से जाके दे सकते हैं। कुछ बच्चों ने हमारे ऐप पे दिया, ऐप पे उन लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर जो है ऐप पे हमारे फ़ोन में नहीं खुल रहा है, हमारे फ़ोन में नहीं खुल रहा है। तो हमने एक समाधान निकाला कि उसका जो है वेबसाइट पे करवा दिया, वहाँ पे जाइए और आप दीजिए गूगल फॉर्म के द्वारा जो है ये है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बातें करते हैं। कह रहा है कि प्याज और लहसुन का अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, यानी जो डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, सिचुएटेड कहाँ है। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ है, नासिक में।
अगर क्या नाम है, दिल्ली में क्या है, तो दिल्ली में बहुत चीज़ें हैं, जैसे ICAR है, क्या है, ICAR है, और दूसरा क्या ICMR है, ठीक है। इसी तरह से कई चीज़ें हैं, और लखनऊ में कई चीज़ें हैं, जैसे आपका हो गया CISH है, CISH क्या है, CISH है, ठीक। इसी तरह से आपके लखनऊ में है। अगर शिमला की बात करें तो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आलू अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो है शिमला में। अगर यहीं अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो कहाँ है, पेरू में, पेरू में। ये अंतर्राष्ट्रीय है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है, ये इधर से रहेगा। देखिए हिंदी में मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी हम थोड़ा गड़बड़ लिखते हैं, ठीक। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कहाँ है, तो पेरू है। अगर राष्ट्रीय की बात करें वो कहाँ है, शिमला है। नासिक क्या है, तो प्याज और आलू का अनुसंधान केंद्र है। नई दिल्ली में कई चीज़ें हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे हैं, ICAR ICMR यहाँ पे है, और CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहाँ है, लखनऊ में है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बने। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि काजरी यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी काजरी जो है कहाँ लोकेटेड है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जोधपुर में ये स्थित है, कहाँ है, जोधपुर में, ठीक है। कहाँ स्थित है, जोधपुर में। काजरी जोधपुर में स्थित है। ये कई बार पूछा गया, हिंदी में पढ़े तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यानी काजरी जोधपुर में स्थित है। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए आगे है, कह रहा है कि नेशनल राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी नेशनल हार्टिकल्चर जो मिशन था वो कब स्टार्ट किया गया। नेशनल हार्टिकल्चर मिशन जो था वो कब स्टार्ट किया गया। 18 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो नेशनल हार्टिकल्चर मिशन था वो कब स्टार्ट किया गया। अगर इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो 2005 से 2006 यानी 2005 से 6 में क्या किया गया, नेशनल हार्टिकल्चर मिशन जो था उसका स्टार्टअप किया गया। चलिए आगे हम लोग बातें करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं, ठीक दोस्तों। अगर मेरे मित्र अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। ये तो आपका फर्ज बनता है, ठीक। हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि लाइक बिना कहे कर देते हैं, ठीक है। तो इसे वीडियो को लाइक करिए, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी बच्चे आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम DDU की कर रहे हैं, ठीक है, DDU की जो भी बच्चे इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो को फैला दीजिए, एकदम फैला दीजिए, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, ठीक। अगर कोई भी छात्र या छात्रा हमसे अपने पेपर यानी 19 तारीख को अगर मिलना चाहता है तो हम आपको वहीं DDU यूनिवर्सिटी के गेट पे मिलेंगे। हम लोग डेली ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपके भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम लोग उपस्थित रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बातें करते हैं। क्या बात कर रहे थे, कह रहा है कि जो है लीची के लिए जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ बनाया गया, NRCL में स्थित है। मतलब कहाँ स्थित है, जो लीची अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पूरे भारत में लीची का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो होता है बिहार में। कहाँ होता है, बिहार में, ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। और अगर इसके हम लोग NRC की बात करें, नेशनल रिसर्च सेंटर की बात करें, तो ये कहाँ है, मुजफ्फरपुर। लीची का NRC कहाँ है, मुजफ्फरपुर। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में, 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं हम लोग। कह रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है स्थित है, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो सिचुएटेड कहाँ है।
तो अगर इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए यहाँ पे हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ। अगर करेक्ट आंसर की बात करें, जो ड्रग इंस्टीट्यूट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है? लखनऊ में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए इसमें जो है कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे, ठीक, और कुछ क्वेश्चन इजी मिलेंगे। ठीक है, तो डरना किसी से नहीं है, अपना क्वेश्चन को आराम से अच्छे से एकदम सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में स्थित है, यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड, यानी जो नेशनल बायो अथॉरिटी है वो कहाँ लोकेटेड है? तो आपका चेन्नई दिया है, नई दिल्ली दिया है, नागपुर दिया है, गुड़गांव दिया है, तो चेन्नई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बातें करते हैं। देखिए आगे जो है कह रहा है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में स्थित है, मतलब जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है वो कहाँ स्थित है? अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, दूसरा पुणे, तीसरा लुधियाना, चौथा गुड़गांव। तो इसकी अगर हम बात करें कहाँ है? लुधियाना। लुधियाना कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पंजाब में आपका। ठीक है, कहाँ पड़ता है? पंजाब। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन अभी अभी हमने बताया है, कारा में आलू अनुसंधान केंद्र है। इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये कहाँ है? पेरू में एक जगह है लीमा। कहाँ है? लीमा एक स्थान है, वहाँ पे पेरू में स्थित है। अगर यहीं पे राष्ट्रीय हो जाता, क्या हो जाता? राष्ट्रीय हो जाता, वो कहाँ होता? वो शिमला में हो जाता। अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया है तो पेरू लगाएंगे, अगर राष्ट्रीय पूछा गया है तो शिमला लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आगे पूछा जा रहा है कि बागवानी के जनक है, यानी फादर ऑफ हार्टिकल्चर कौन है? कह रहा है कि थॉमस एंड्रयू नाइट, लिबर्टी, हाइड वैली, जॉन लीडले और उपरोक्त सभी। इतने ऑप्शन आपके पास हैं, यानी जो फादर ऑफ हार्टिकल्चर हैं वो उसके जनक कौन हैं? अगर देखा जाए, ठीक, अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो लिबर्टी हाइड वैली है। वैसे तो एमएच मेरीगोंडा है। ठीक है, बागवानी के अगर जनक देखा जाए तो एमएच मेरीगोंडा जो है वैज्ञानिक हार्टिकल्चर के जनक कहे जाते हैं, परंतु इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। दूसरा ऑप्शन इन्हें मान लिया जाता है, जो लिबर्टी हाइड वैली हैं इनको जनक मान लिया जाता है। लेकिन जो डीडीयू के द्वारा आंसर माना गया था वो आंसर क्या माना गया था? डी माना गया था, उपरोक्त सभी। तो अगर इस तरह से ऑप्शन दिखे तो पहले आप एमएच मेरीगोंडा खोजिए, अगर वो नहीं मिलते हैं तो वैल्यू को मार के छुट्टी लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बातें करते हैं। आगे कह रहा है कि शब्द बागवानी से लिया गया है, यानी जो हार्टिकल्चर है ये शब्द किससे लिया गया? तो हार्टिकल्चर दो शब्द से मिलकर बना है, हार्टस प्लस कल्चर। ये किस भाषा का शब्द है? तो हमने आपको बताया था जो कल्चर, CULTURE, मतलब जिनके लास्ट में कल्चर आता है, लगभग जो आते हैं वो क्या होते हैं? वो लैटिन होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? लैटिन। देखिए यहाँ से वर्ड से कितना पूछा जा रहा है कि किस भाषा का शब्द है, कहाँ से डिराइव किया गया है, ये चीज़ें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। ठीक, तो ये जो है ये लैटिन भाषा का शब्द जाएगा। यहीं अगर हम पोमोलॉजी की बात करें, लेकिन देखिए ये जो है कल्चर जितने लगे होंगे ये सब क्या हो जाएंगे? लैटिन हो जाएंगे। और लॉजी जितने होते हैं, सभी लॉजियाँ यानी लॉजी जितने होते हैं वो क्या हो जाएंगे? ग्रीक हो जाएंगे। ठीक है, ग्रीक हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है? वो है पोमोलॉजी। क्या है? पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी है। जो पोमोलॉजी में है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पोमस प्लस लॉगोस, यूएस होगा। ठीक है,
लॉगस, यानी ये दो वर्डों से मिलके बना है। ये जो है आपका ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, और ये जो है लॉगस जो है आपका किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यानी ये जो है ये क्या होगा, अधिकतर हम लोग इसको ग्रीक मानते हैं, ठीक है। क्या किस भाषा का शब्द है, ग्रीक मानते हैं, सॉरी ग्रीक नहीं लैटिन मानेंगे इस, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है पोमस जो वर्ड है, पोमस इसकी जो है प्रधानता है और इसकी जो है प्रधानता नहीं है, यानी इसलिए हम लोग इसका मानते हैं, यानी ये लैटिन हो जाएगा। अगर कई बच्चे सोच रहे होंगे सर दोनों ऑप्शन दे दे तो क्या लगाएंगे, यही सोच रहे होंगे, अगर दोनों ऑप्शन दे दे तो क्या लगाएंगे। देखिए ऑप्शन देखिए, मान लीजिए ये बागवानी ने पूछ के क्या पूछ लिया है, पोमोलॉजी पूछ लिया है, ठीक है, पोमोलॉजी पूछ लिया है, ठीक। ऑप्शन यही है आपके सामने। देखिए अगर इस तरीके का ऑप्शन होगा तो हम लैटिन खोज के लैटिन को मार देंगे, ठीक। अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से हो और यहाँ पे कह दे ए एंड सी दोनों, तो ए एंड सी दोनों लगाइएगा, समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो बागवानी है वो किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। हमने बता दिया वो ट्रिक था, उस ट्रिक से हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि कौन से किस भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर वेजिटेबल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, यानी जो अखिल भारतीय समन्वित सब्जी सुधार परियोजना थी वो कब चलाई गई। सब्जी सुधार परियोजना जो थी वो कब चलाई गई, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है 1991 से 1992, 1981 से 82, 70 से 71, 60 से 61। अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो 1970 में जो है ये स्टार्ट किया गया था। क्या स्टार्ट किया गया, ये अखिल भारतीय समन्वित सब्जी सुधार परियोजना, यानी सब्जी सुधारने की बात इसमें की जा रही थी, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि फर्स्ट कॉमर्शियल वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन यूनिट इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1942 एट, यानी जो भारत में पहली व्यावसायिक सब्जी बीज उत्पादन इकाई जो है 1942 में स्थापित की गई थी, वो कहाँ स्थापित की गई थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कई चीज़ें दी गई हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो केटा हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आपको ये पेपर आप लोग कमेंट करके बताइएगा हार्ड था, मीडियम था, किस तरीके से था ये जो पेपर था, किस तरीके से था। क्योंकि ये जो पेपर है आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है, पूरे यूट्यूब पे ये पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। करा अखिल भारतीय समन्वित सब्जी सुधार परियोजना के तहत भारत को कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी AICVIP के अनुसार एग्रो क्लाइमेटिक जोन इंडिया में कितने हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है 8, दूसरा दिया है 12, तीसरा दिया है 18 और चौथा दिया है 24, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो जो अखिल भारतीय के अनुसार है ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे हम लोग बातें करते हैं। कह रहा है कि जो नई बीज नीति थी वो कब शुरू की गई, न्यू सीड पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन, यानी जो न्यू सीड पॉलिसी थी वो कब लॉन्च की गई। आपके सामने आंसर क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है 1982, 1992, 1988, 1986। देखिए ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, तो इसे आप लोग उम्मीद करते हैं आता होगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये 1988 ईस्वी में जो थी राष्ट्रीय बीज नियम राष्ट्रीय जो बीज नीति थी उसे क्या किया गया, लॉन्च किया गया था। देखिए अब जो हम बात कर रहे थे ऊपर क्वेश्चन के बारे में, वो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पोमोलॉजी ली गई है, तो पोमोलॉजी यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ ग्रीक नहीं लगाएंगे, लैटिन लगाएंगे, लैटिन। अगर आपको लैटिन प्लस ग्रीक दोनों रहता तो दोनों ऑप्शन में मान लीजिए इस तरीके से है, यहाँ ऑप्शन दे दिया ए और डी दोनों, ठीक है, ए एंड डी
दोनों, तो ए एंड डी लगाएंगे। अगर नहीं है, इस तरह से ऑप्शन है, तो हम लोग लैटिन लगा के आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए आगे बात करते हैं। कह रहा है अनुवांशिकी शब्द था वो किसने दिया था। जो अनुवांशिकी शब्द जेनेटिक्स टर्म है वो किसने दिया था। तो अगर जेनेटिक्स टर्म की बात करें तो डब्ल्यू बेटसन दिए थे। अगर हम बात करें जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो वो कौन है, मेंडल है। ठीक है, मेंडल साहब जो हैं जेनेटिक्स के फादर हैं। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया जा रहा है कि जर्म प्लाज्म सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। द जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, यानी जो जर्म प्लाज्म थ्योरी थी वो किसने दिया था। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने वीजमैन, तीसरा है मेंडल, चौथा है डार्विन, तीसरा है डार्विन और चौथा है हुगो डे व्रीज। आप लोग बताइए कि ये जो है ये किसने किया था। तो अगर इसकी हम बात करें, ये जो वीजमैन साहब थे इन्होंने जर्म प्लाज्म दिया था। क्या दिया था, जो जर्म प्लाज्म सिद्धांत था वो कौन दिया था, वीजमैन दिया था। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे कह रहा है कि जीन के वैकल्पिक रूपों को हम लोग क्या बोलते हैं। कह रहा है द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज, क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। एक जीन के कितने एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं। मान लीजिए तो ये क्या है, ये जीन है। ठीक, तो जीन जो है इसमें जो एक होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलील बोलते हैं। ठीक है, तो एक जीन के 2 एलील होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, रक्त वर्ग। मानव रक्त वर्ग में जो है मल्टी एलील्स पाए जाते हैं। मल्टी एलील्स मतलब 2 से अधिक एलील्स पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर इसके इस आंसर की बात करें क्वेश्चन के, तो आंसर नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, यानी जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र करता है वो कौन सा है। देखिए आपके सामने ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, ठीक, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियस, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोलस और चौथा ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो अगर बात करें जो न्यूक्लियस होता है यही कंट्रोल करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन छद्मभूत, देखिए पता नहीं क्या लिखा है इसलिए हिंदी मत पढ़िए। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूस स्यूडो डोमिनेंस। स्यूडो डोमिनेंस मतलब कम प्रभुत्व हो, प्रभुत्व मतलब डोमिनेंस, प्रभुत्व मतलब अब जैसे होता नहीं है कोई दबदबा बना लेता है, तो उसी को हम लोग क्या एक तरह से कह लेते हैं, प्रभुत्व है। यानी कि कहते नहीं है परिवार में कि इनका प्रभुत्व ज़्यादा है, इनका दबदबा ज़्यादा है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रभुत्व बोल देते हैं। ठीक, अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हटाना। ठीक, जो प्रभुत्व पैदा करता है वो क्या होता है, डिलीटेशन से जो है होता है। ठीक, देखिए इस जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको कहीं कहीं गलत भी लग रहा होगा, तो डीडीयू का जो पेपर होता है वो लगभग नहीं कर सकते, लेकिन ये जो पेपर है कहीं कहीं गलत भी दिया गया है। ठीक, देखिए आगे दिया जा रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, यानी कि कौन सा बेस है, यानी कौन सा क्षार है जो कि डीएनए में नहीं प्रेजेंट होता है। तो यूरेसिल जो है डीएनए में नहीं प्रेजेंट होता है। क्या, यूरेसिल डीएनए में नहीं प्रेजेंट होता है। अगर थायमीन की बात करें तो थायमीन किस में नहीं प्रेजेंट होता है, आरएनए में। ठीक है, आरएनए में थायमीन नहीं प्रेजेंट होता है, और जो यूरेसिल होता है वो डीएनए में नहीं प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि बल्बियानी वलय निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं। बल्बियानी रिंग्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका जो है, अगर हम बात करें बल्बियानी रिंग्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी बल्बियानी जो वलय है वो किस में पाए जाते हैं। ठीक है,
तो ये लैंप ब्रूस पहला ऑप्शन है, दूसरा 6 क्रोमोसोम है, तीसरा पॉलीटीन क्रोमोसोम है और चौथा जो है बी क्रोमोसोम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं? बल्ब यानी जो रिंग्स होते हैं वो पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेजेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट क्रोमैटिन एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिन इज कंप्लीटेड। यानी जो अर्धसूत्री होता है, एक आप लोगों ने सुना होगा कि आदान प्रदान होता है किसका? जेनेटिक मटेरियल का जो आदान प्रदान होता है वो मियोसिस फर्स्ट में जो है वो कहाँ होता है? मतलब जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो किस में होता है? तो अगर उसकी बात करें तो पैचेटिन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कहाँ होता है? पैचेटिन होता है, ठीक है, पैचेटिन में होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रकृति चयन के माध्यम से प्रजातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित किया गया। यानी कह रहा है द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, यानी थ्योरी ऑफ ओरिजिन स्पीसीज जो है ये थ्योरी जो है किसने जो है प्रतिपादन किया था? इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन, लेमार्क, मेंडल और जो है विल्मोरिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या है? डार्विन, ठीक है, डार्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए 1909 में जो बहुकारक हैं परिकल्पना किसने की दी? इन 1909 मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, यानी जो मल्टीपल फैक्टर हैं वो 1909 में किसने दिया? तो अगर इसकी हम बात करें 40 नंबर क्वेश्चन की, तो 40 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है नीलहल्स एले। देखिए ये क्वेश्चन जो हैं कि ये क्वेश्चन 2022 के हैं, ठीक। जो 2022 के क्वेश्चन हैं ये अकॉर्डिंग टू जब से डीडीयू करा रहा है तब से जो है हार्ड पेपर था, ठीक है, लगभग हार्ड पेपर था। ये हम नहीं, हमारे बच्चे बोलते हैं। अगर आप मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग पिछले साल का देखे होंगे तो वहाँ से पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ हार्ड नहीं है। आप लोग मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। अगला कह रहा है मेंडल्स लॉ आर वेयर रीडिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, यानी जो मेंडल का लॉ था वो कब से फिर रिकवर किया गया, यानी कब से फिर दोबारा खोजा गया, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो 1990, 1905, 1900 और 1900 क्या है 98 किस में किया गया था? तो इसका जो है कब किया गया था? 1909 में, सॉरी 1900 में। 1900 में क्या था? जेनेटिक्स की शुरुआत वहीं से हो गई थी। जेनेटिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1900 में, जब मेंडल के जो खोज थे वो रीडिस्कवर किया गया, तब वहाँ से क्या हुई? जेनेटिक्स की शुरुआत हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि जब जीनोटाइप और फेनोटाइप द्वारा पेश किए गए थे, यानी द टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप लोग इंग्लिश जरूर पढ़िएगा, ठीक है, इंग्लिश जरूर पढ़िएगा। ये सब गूगल ट्रांसलेट है, ठीक है। तो इंग्लिश पढ़िएगा, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो W.L. जॉनसन जो थे जीनोटाइप और फिनोटाइप जो था इंट्रोड्यूस किए थे, टर्म दिए थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक से अधिक वर्णों का अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले जीन को निम्नलिखित में से किस रूप से जाना जाता है? यानी जो जीन ऐसे जीन होते हैं कि एक से अधिक जो है लक्षण प्रयोग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। देखिए वही चीज लिखा है, कह रहा है जीन विच अफेक्ट द एक्सप्रेशंस ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर्स आर नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो मोर देन वन कैरेक्टर यानी एक से अधिक कैरेक्टर देते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? अगर इसकी हम बात करें तो एकाधिक, यानी इसी में देखिए ऑप्शन आपको मिल जाए। एकाधिक नाम से क्लियर है कि मतलब एक से अधिक, यानी मल्टीपल जीन जो है क्लियर है।
सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। तो कह रहा है कि एक जीन का अन्य गैर युग्मक जीन फिनोटिपिक अभिव्यक्ति, इस प्रभाव को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ से कुछ नहीं समझ में आया, केवल हम ही को नहीं, आपको भी नहीं समझ में आया होगा। देखिए हिंदी से जो है समझ में नहीं आ रहा है, तो चूंकि ये जो है हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और कहना जा रहा है। कह रहा है कि इफेक्ट of one gene on the phenotypic expressions of other non-allelic gene is termed as which of the following। ठीक है, तो अगर इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें, यानी जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस हैं वो नॉन एलेलिक जीन जो है टर्म एज, मतलब टर्म किस रूप में दिया गया है। ठीक है, तो अगर इसकी हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, पीलियोट्रॉपिक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि एक जीन क्रिया के मामले में F2 पीढ़ी निम्नलिखित में से कौन सा फिनोटाइपिक अनुपात दिखाता है। यानी कह रहा है इन केस सप्लीमेंट्री जीन एक्शन F2 जनरेशन शोज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोटाइपिक रेशियो, यानी जो F2 जनरेशन में जो रेशियो आता है वो क्या होता है। F2 जनरेशन में जो रेशियो होता है वो क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें F2 जनरेशन में जो रेशियो होता है वो 9:3:4 का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है मास्टर क्षैतिज में किस क्षैतिज को जलोढ़ वॉश आउट क्षैतिज कहा जाता है। यानी कह रहा है इन 5 मास्टर हॉरिजोन विच हॉरिजोन इज कॉल्ड एलुवियल या फिर वॉश आउट हॉरिजोन, यानी जो है ये कौन से हॉरिजोन को वॉश आउट हॉरिजोन कहा जाता है। कौन सा हॉरिजोन जो है वॉश आउट हॉरिजोन कहलाता है। ठीक, तो इसका जो हॉरिजोन हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि सक्रिय मिट्टी बनाने वाला कारक है। सक्रिय मिट्टी जो है बनाने वाला कौन सा कारक है। द एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर इज, यानी जो मिट्टी को बनाने में निर्माण करता है वो कौन सा कारक है। जलवायु, राहत, और तीसरा है जीव, और चौथा ए एंड सी दोनों। अगर हम लोग एक्टिव फैक्टर की बात करें तो एक्टिव फैक्टर क्या हो जाएगा। इसकी अगर एक्टिव फैक्टर की बात करें तो ए और सी दोनों हो जाएंगे। क्लाइमेट भी होता है, क्या होता है, क्लाइमेट भी होता है, और क्या होता है, जीव होते हैं। ठीक है, जीव भी होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ठीक, क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी ये दोनों से देखिए फॉर्मिंग फैक्टर यानी एक्टिव मतलब जो मिट्टी बनती है उसके सक्रिय कारक, यानी डायरेक्टली जो है एक्टिव कारक कौन है, तो उसकी अगर हम बात करें तो जलवायु और जो है ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा आपसे अगला पूछा जा रहा है 48 नंबर का, गुरुत्वाकर्षण द्वारा ले जाने वाली मूल सामग्री कही जाती है। यानी जो द पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड, यानी जो पेरेंट मटेरियल है उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है ग्रेविटी के कारण, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं। करें तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा ले जाने वाली मूल सामग्री को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। कहा है कि कच्चे कार्बनिक पदार्थ का जो ह्यूमस होता है वो परिवर्तन जो होता है वो कहलाता है। जो कच्चे कार्बनिक पदार्थ का ह्यूमस होता है वो जो
क्या होता है, परिवर्तन होता है उसमें, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस इज कॉल्ड, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है रॉ ऑर्गेनिक मैटर का किसमें होता है, ह्यूमस में होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन्हें अगर हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन। देखिए ह्यूमस से ही क्लियर है कि ह्यूमिफिकेशन यानी कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर जो है इसको कन्वर्ट कर दे रहा है, किस में कर दे रहा है, ह्यूमस में, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ह्यूमिफिकेशन। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मिट्टी से सिलिका को हटाने और सिलिकॉन ऑक्साइड का जो संचय होता है वो किस रूप में जाना जाता है, कह रहा है रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम सॉइल एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्वेसाइड इज नोन एज, मतलब जो रिमूव करते हैं हम लोग ये क्या नाम है, सिलिका को हटाते हैं, किससे हटाते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड से, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग लेटराइजेशन बोलते हैं। यानी सिलिका को कहीं भी अगर हम रिमूव कर रहे हैं, सिलिका को रिमूव कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेटराइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है आपके 50 क्वेश्चन रहे। उम्मीद करते हैं कि 2022 का जो पेपर था ये आप लोगों ने थोड़ा देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2 में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि अगर हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके बना देते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर एक ही में बना देते हैं तो, और पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 1 रहेगा, आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं हमारे, वहाँ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।